हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआरबी साइंस। आज से हम लोग हमारे चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग डेली मंडे टू फ्राइडे बायोलॉजी के 2020 क्वेश्चन करने वाले हैं। इस सीरीज में आप लोगों को बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चन, उनके आंसर और सॉल्यूशन कराए जाएंगे, जिससे आप अपने एग्जाम के लिए और ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे। चलिए अब हम हमारी इस सीरीज के पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने अब है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चर येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो ऑक्टोपस की आई है और जो कैट की आई है, दोनों में स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं या स्ट्रक्चर का जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है, पर दोनों एक जैसा काम करते हैं। चलिए अब हम आपके लिए ऑप्शन पढ़ देते हैं। पहला है एनालॉगस ऑर्गन्स दैट हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। दूसरा है होमोलॉगस ऑर्गन्स दैट हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तीसरा है होमोलॉगस ऑर्गन्स दैट हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और चौथा है एनालॉगस ऑर्गन दैट हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब आपके पास 15 सेकंड है आंसर देने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में 15 सेकंड के अंदर फटाफट आंसर दीजिए। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए समय आपका हुआ खत्म। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो होमोलॉगस ऑर्गन होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का। वहीं जो एनालॉगस ऑर्गन है वो हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के एग्जाम्पल। अब आप देखिए कि जो ऑक्टोपस की आई होती है वो बनती है स्किन सेल से, और वहीं जो मैमल्स की आई होती हैं वो बनती हैं ब्रेन सेल से। पर ऑक्टोपस और मैमल्स दोनों की जो आई होती हैं उनके फंक्शन सेम होते हैं, यानी कि दोनों ही देखने का काम करते हैं। तो अब इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ नंबर। मतलब कि जो ऑक्टोपस की आई और जो कैट की आई है, ये दोनों कैसे डेवलप होते हैं, दोनों ही एनालॉगस ऑर्गन हैं, और एवोल्यूशन जो है इनका वो है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमन। आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि लोकोमोशन के रिगार्डिंग या लोकोमोशन के रिस्पेक्ट में ह्यूमन में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो नीचे 4 आपको स्टेटमेंट दी हुई हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आप लोगों के लिए हम जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको पढ़ते हैं। पहला है द जॉइंट बिटवीन एडजेक्टेंट वर्टिब्रे इज अ फाइब्रस जॉइंट। दूसरा है अ डिक्रीज्ड लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस इन ओल्ड पीपल। तीसरा है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स कॉजेज देयर इन्फ्लेमेशन। चौथा है द वर्टिब्रल कॉलम हैज 10 thoracic वर्टिब्रे। आप लोगों का समय स्टार्ट होता है, 15 सेकंड का समय है। आप लोग फटाफट अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। जल्दी कीजिए, कौन सा आंसर सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। जल्दी कीजिए, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2, 1 सेकंड बचा। टाइम अप हो गया। चलिए हम देखते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है द जॉइंट बिटवीन एडजेक्टेंट वर्टिब्रे इज अ फाइब्रस जॉइंट। बिल्कुल नहीं, ये तो गलत बात है भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब दूसरा ऑप्शन, मतलब पहला तो गलत हो गया भाई, ठीक है। दूसरा है अ डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस इन ओल्ड पीपल। तो प्रोजेस्ट्रॉन नहीं, आंसर क्या होता है इसका, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हुआ। फिर है आपका तीसरा, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स कॉजेज देयर इन्फ्लामेशन। ये वाला शायद हो सकता है कि सही हो, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। फिर है चौथा, द वर्टिब्रल कॉलम हैज 10 thoracic वर्टिब्रे। मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत है। क्यों? क्योंकि 10 thoracic वर्टिब्रे नहीं होती, ये होती है नंबर में 12। तो आपका आंसर जो हुआ, करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, थर्ड वाला करेक्ट हुआ। चलिए बच्चों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, अ फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ।
देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, मतलब कि जो फॉस्फोग्लिसराइड होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो आप लोगों के लिए हम सारे ऑप्शन पढ़ने वाले हैं। पहला है अ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज ट्रीफाइड टू अ फॉस्फेट ग्रुप विच इज ऑल्सो अटैच्ड टू अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। दूसरा है ओनली अ सैचुरेटेड फैटी एसिड इज ट्रीफाइड टू अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू विच अ फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो अटैच्ड। तीसरा है ओनली अ unsaturated fatty acid is trified to a glycerol molecule to which a phosphate group is also attached। और चौथा ऑप्शन है अ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज ट्रीफाइड टू अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू विच अ फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो अटैच्ड। तो देखिए अब आपका समय चालू होता है। इस बार हमने आपको 30 सेकंड दिया है, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट्स बड़ी हैं, क्वेश्चन बड़ा है। जल्दी कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? बायोमोलिक्यूल आप लोगों ने पढ़ लिया है? जल्दी कीजिए, आंसर बताइए फटाक से, 10 सेकंड बचा। 9, 8, 7, टाइम तो भाई जल्दी निकल रहा है। टाइम अप हो गया। चलिए अब हम देखते हैं आपका आंसर क्या हो सकता है। तो आंसर समझने के पहले हमें उसका स्ट्रक्चर समझना होगा। किसका? फॉस्फोग्लिसराइड का। तो फॉस्फोग्लिसराइड में यहाँ बीच पर क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। फिर यहाँ पर दो फैटी एसिड जुड़े होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर होना चाहिए वो होगा 4th नंबर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हमारा 4th क्वेश्चन क्या है। पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म इन, मतलब कि जो पेरिस्पर्म होता है वो एंडोस्पर्म से कैसे अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर 1, इट्स फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूसेलस विथ सेवरल स्पर्म। दूसरा है बीइंग अ हैप्लॉइड टिश्यू। तीसरा है हैविंग नो रिजर्व फूड। और चौथा है बीइंग अ डिप्लॉयड टिश्यू। चलिए क्वेश्चन बहुत छोटा है, आसान है, जल्दी से बताइए आंसर। आपका समय चालू हो गया है, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताते रहिए जल्दी। 5 सेकंड का समय। चलिए टाइम खत्म हुआ आप लोगों का। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर पेरिस्पर्म की डेफिनेशन क्या होती है? पेरिस्पर्म की डेफिनेशन है अ मास ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक, मतलब एम्ब्रियो सैक के आसपास बाहर की तरफ कुछ हिस्सा जो होता है वो न्यूट्रिटिव होता है, जो कि क्या कहलाता है? आपका पेरिस्पर्म कहलाता है, ठीक है। ये किसमें किसमें मिलता है? आपका जो ब्लैक पेपर होता है, बीटरूट होता है, या जो कॉफ़ी सीड्स होते हैं उनमें मिलता है। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं या हमारे जो ऑप्शन हैं वो क्या कहते हैं। पहला है इट्स फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूसेलस विथ सेवरल स्पर्म्स। इसको अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं बीइंग अ हैप्लॉइड टिश्यू। बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो पेरिस्पर्म होता है वो 2n होता है और जो आपका एंडोस्पर्म होता है वो 3n होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट हो गई आपकी गलत। चलिए आपका तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? हैविंग अ रिजर्व फूड। तो भाई जो आपका पेरिस्पर्म होता है और जो आपका एंडोस्पर्म होता है दोनों ही तो फूड को रिजर्व करते हैं, इसलिए ये जो है डिफरेंस तो है नहीं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। चौथा है बीइंग अ डिप्लॉयड टिश्यू। ये हो सकता है कि आपका सही हो। क्यों? क्योंकि जो पेरिस्पर्म होता है वो होता है 2n और जो आपका एंडोस्पर्म होता है वो होता है 3n। तो यहाँ पर आपका डिफरेंस समझ में आ गया ना। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। जो 4th स्टेटमेंट है वो है आपकी करेक्ट। करेक्ट का मतलब पेरिस्पर्म और जो एंडोस्पर्म है दोनों के बीच में एक परफेक्ट डिफरेंस है, ठीक है। जैसा आपका क्वेश्चन है उस हिसाब से आपको आंसर चुनना है।
चलिए अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या बोलता है देखते हैं। अ सेडेटरी सी एनिमोन गेट अटैच टू द सेल लाइनिंग ऑफ हर्मिट क्रैब, द एसोसिएशन इज। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो आपका सी एनिमोन है और जो हर्मिट क्रैब है इनके बीच का एसोसिएशन क्या होता है, क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है आपके इकोलॉजी के सीधे सीधे एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको याद ही होने चाहिए। तो आपको हम फिर से 15 सेकंड का समय दे रहे हैं, आपका समय स्टार्ट होता है अब। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। एग्जाम्पल्स वगैरह बहुत अच्छे से याद रखना है भाई, है ना, नीट के एग्जाम में ये आते रहते हैं। चलिए आपका समय हो गया खत्म। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो सीधा सीधा है सिम्बायोसिस, या जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। तो जो सी एनिमोन होता है और जो हर्मिट क्रैब होता है इनके बीच का जो कनेक्शन है वो है सिम्बायोसिस या फिर म्यूचुअलिज्म। चलिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 6। द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरिड आउट बाय। मतलब कि जो आपके शरीर के अंदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका जवाब भी एकदम सीधा सीधा है। तो आप लोग के लिए फिर से 15 सेकंड का समय है, जल्दी से जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है इरिथ्रोसाइट, दूसरा है टी लिम्फोसाइट, तीसरा है बीटा लिम्फोसाइट्स और चौथा है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ज़्यादा बड़े ऑप्शन नहीं थे इसलिए हमने आपको पढ़कर नहीं बताया। चलिए चलिए टाइम खत्म हुआ। देखते हैं कि अब आपका आंसर क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन आपका था इरिथ्रोसाइट, मतलब कि ये तो आरबीसीज हैं, इनका ज़्यादा रोल नहीं है आपकी इम्यूनिटी में। फिर है दूसरा ऑप्शन टी लिम्फोसाइट, हाँ तो इनका रोल तो है। फिर है आपका बीटा लिम्फोसाइट, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। फिर है आपका थ्रोम्बोसाइट्स। तो जो इरिथ्रोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स हैं ये तो ब्लड को जमाने का काम करेगी, ये ऑक्सीजन को ले जाने का काम करेगी। तो पहला और चौथा ऑप्शन तो हो गया आपका गलत। अब है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो जो आपकी बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, पैथोजन स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है, जब कोई बाहर से कोई पैथोजन आपकी बॉडी में अटैक करता है तो उनको किल करने का काम कौन करता है, बीटा लिम्फोसाइट करती हैं। वहीं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी टी लिम्फोसाइट। तो आपका आंसर होगा सेकेंड, टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, आप लोग बताते रहिए भाई किसके कितने सही हो रहे हैं। एक पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और खुद का आकलन खुद ही कीजिए। देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। मतलब कि जो चार ऑप्शन आपको नीचे दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एनिमल समंदर की गहराई में मिलता है। डीप सी वाटर का मतलब समंदर की गहराई में। ठीक है, तो आप लोग के लिए ऑप्शन पढ़ते हैं हम। पहला है सैप्रोफिटिक फंगी, दूसरा है आर्के बैक्टीरिया, तीसरा है यू बैक्टीरिया और चौथा है ब्लू ग्रीन एल्गी। आपके लिए आपका समय स्टार्ट हो गया। 15 सेकंड दिए इस बार भी, छोटा क्वेश्चन है ना। चलिए बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए, कमेंट करते रहिए भाई अपने आंसर्स। चलिए तो देखिए आपका आंसर क्या होगा। जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं वही फेमस हैं किस चीज़ के लिए, एकदम अजीब अजीब सी जगह में रहने के लिए। ये किसी की इंटेस्टाइन में रहते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा खारे पानी में रहते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी वाली जगह में रहते हैं। तो जो डीप सी वाटर है वहाँ पर भी ऑक्सीजन की काफ़ी कमी होती है। इस वजह से जो आपके आर्के बैक्टीरिया हैं वो आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, यानी कि कीड़े मकोड़ों का जो फाइलम है उसका कौन सा मेंबर है, या जो आपके चार ऑप्शन हैं उसमें से कौन रिप्रेजेंट करता है ऑर्थ्रोपोडा को। तो आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। और पहला ऑप्शन है आपका फ्लाइंग फिश, दूसरा है कटल फिश, तीसरा है सिल्वर फिश और चौथा है पफर फिश। क्या होगा आंसर। ये तो भाई 5 सेकंड से भी कम का आंसर है, जल्दी बताइए। ओ टाइम खत्म। देखिए यहाँ पे जो आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं ये चारों के चारों क्या हैं, चारों ऑप्शन के जो नाम हैं उनमें सब में फिश लिखा हुआ है। ठीक है, पर सारे के सारे फिश नहीं है, इनमें से कोई एक है जो कि कीड़ा मकोड़ा है यानी कि ऑर्थ्रोपोडा का मेंबर है। तो यहाँ पर जो फ्लाइंग फिश होती है ये ट्रू फिश है, कटल फिश कतला ये भी ट्रू फिश है,
पफर फेस ये भी ट्रू फेस है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सिल्वर फेस। सिल्वर फेस जो होती है वो ऑर्थ्रोपोडा का मेंबर है, वो एक कीड़ा है। ठीक है, चलिए किसका किसका आंसर सही था कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या है क्वेश्चन, मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, मतलब कि जो मेगास्पोरेंजियम होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है। आपका पहला ऑप्शन है ओव्यूल, दूसरा है एम्ब्रियो सैक और तीसरा है फ्रूट, चौथा है न्यूसेलस। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप भाई अपना आंसर कमेंट करते रहिए, 5 सेकंड बचा है। टाइम फिनिश। तो यहाँ पर जो आपका मेगा स्पोरेंजियम होता है, यानी कि जहाँ पर मेगा स्पोर्स बनते हैं, तो मेगा स्पोर्स कहाँ पर बनेंगे आपके, मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल। जो आपका ओव्यूल होता है वहाँ पर क्या बनते हैं, एग सेल बनती हैं। इसलिए मेगा स्पोरेंजियम के इक्विवेलेंट कौन होगा, आपका जो ओव्यूल होगा वो होगा। ठीक है, तो ये आंसर आपको समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्योटो प्रोटोकॉल वाज इंडोर्स्ड एट, क्योटो प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। आपकी बायोलॉजी में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, हालांकि एनसीईआरटी में शायद ये नहीं दिया हुआ है, पर फिर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता रहता है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल वाज इंडोर्स्ड एट। आपका समय स्टार्ट होता है अब। पहला ऑप्शन है कॉप 4, दूसरा ऑप्शन है कॉप 3, तीसरा ऑप्शन है कॉप 5 और चौथा ऑप्शन है कॉप 6। फटाक से बताइए, क्योटो प्रोटोकॉल कॉप 4, कॉप 3, कॉप 5, कॉप 6, क्या होगा आपका आंसर। पहला ऑप्शन है आपका COP4। तो सबसे पहले यहाँ पर हम COP का मतलब तो समझें। COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द UNFCC। ठीक है, UNFCC के फुल फॉर्म के लिए अपन को नहीं जाना है, हमको क्या पता होना चाहिए, COP का फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये जो एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पे सबमिट करती है अर्थ की स्टेबिलिटी के लिए या अर्थ की बेहतरी के लिए। और जो पीछे नंबर दिए हुए हैं ये नंबर उसका है, जैसे कि सीरियल नंबर है। ठीक है, कितने प्रोटोकॉल्स हुए हैं या कितनी बार ये मीटिंग हुई है उसका सीरियल नंबर है। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कोप 3 है, मतलब कि थर्ड नंबर पे इसका क्या हुआ था, सबमिट हुआ था। कहाँ हुआ था, जापान में। क्योटो जापान की कैपिटल है। ठीक है, ये कब हुआ था, 1997 में। इसके बाद जो कोप 4 है ये हुआ था अर्जेंटीना में। कोप 5 जो हुआ था वो हुआ था जर्मनी में और कोप 6 हुआ था नीदरलैंड में। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ क्या याद रखना है, कोप 3 क्योटो प्रोटोकॉल। ये इसलिए याद रखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, figure shows human urinary system with structures labeled A to D. Select option which correctly identifies them and gives their characteristic and or functions. तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आपको जो डायग्राम दिया हुआ है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का, इसको देखिए, इसकी लेबलिंग को समझिए और करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। ठीक है, तीसरा है बी पेल्विस, ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस इनर टू हाइलम डायरेक्टली कनेक्टेड टू लूप्स ऑफ हेनले। चौथा है सी मेड्यूला, इनर जोन ऑफ किडनी एंड कंटेन्स कंप्लीट नेफ्रॉन्स। अब आपका समय होता है स्टार्ट। यहाँ आपको क्या दिया गया है, 1 मिनट का समय दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िए और करेक्ट आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जल्दी बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा आपका आंसर करेक्ट है, कौन सी लेबलिंग के साथ कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्टली मैच्ड है। डी कॉर्टेक्स, ये बात तो सही है। एड्रिनल ग्लैंड, ये भी सही है। थोड़ी थोड़ी बातें तो सारी सही हैं। चलिए आगे देखिए क्या होता है, जल्दी कीजिए।
समय समाप्त होने वाला है भाई, जल्दी करिए। चलिए टाइम अप हुआ आप लोगों का। अब हम एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं कि कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। पहला है डी, कॉर्टेक्स आउटर पार्ट ऑफ किडनी, यहाँ तक की बात तो सही है। एंड डू नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नहीं भाई ये वाली बात गलत है। क्यों? क्योंकि जो ग्लोमेरुलस एंड कॉन्वेक्टेड ट्यूब्यूल्स होती हैं वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक नेफ्रॉन का ही पार्ट है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका हो गया रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, ए एड्रीनल ग्लैंड लोकेटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, यहाँ तक की बात तो सही है। सिक्रीट कैटेकोलामाइंस विच स्टिमुलेट ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट सही है, पर फिर भी हम लोग आगे भी जो दो ऑप्शन बचे हुए हैं उनको भी पढ़ेंगे। ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस इनर टू हाइलम, ये बात तो ठीक लग रही है। डायरेक्टली कनेक्टेड टू लूप्स ऑफ हेनले, नहीं, यहाँ पर ये आके स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो लूप ऑफ हेनले है यानी कि जो पार्ट है नेफ्रॉन का वो तो आपके रीनल पिरामिड में ही खत्म हो जाता है। ठीक है, ये आपके पेल्विस तक नहीं आता है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया आपका गलत। चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं, सी मेड्यूला इनर जोन ऑफ किडनी एंड कंटेन कंप्लीट नेफ्रॉन्स, नहीं, ये जो आपका नेफ्रॉन होता है वो कुछ हिस्सा आपका कॉर्टेक्स में होता है और कुछ हिस्सा मेड्यूला में होता है। पहले ऑप्शन में भी आपने देखा था, तो आपका जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ सेकंड नंबर का। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इन चाइना रोज द फ्लावर्स आर, अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी का, और यदि आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल्स याद हैं तो आपके आंसर्स ऑटोमेटिक सही होंगे। ठीक है, यदि आपको एग्जाम्पल्स याद नहीं है तो आपके आंसर गलत हो सकते हैं, गलत ही होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ याद रखना है चीज़ों को, और यदि आप याद नहीं रखेंगे तो आपके आंसर डेफिनेटली गलत होंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्लांट मॉर्फोलॉजी आप जितने अच्छे से याद करेंगे, रटेंगे, आपके लिए उतना अच्छा होगा। जाइगोमॉर्फिक एपिगाइनस विथ ट्विस्टेड एस्टिवेशन, दूसरा है एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगाइनस विथ ट्विस्टेड एस्टिवेशन, तीसरा है एक्टिनोमॉर्फिक एपिगाइनस विथ वेलवेट एस्टिवेशन, चौथा है जाइगोमॉर्फिक हाइपोगाइनस विथ इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। चलिए आपके लिए 15 सेकंड का समय स्टार्ट होता है, जल्दी से आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखिए मॉर्फोलॉजी को आपको देखिए, जो चाइना रोज का फ्लावर होता है वो होता है एक्टिनोमॉर्फिक, तो आपके ये दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, बाकी के दो इनकरेक्ट हो गए। फिर उसके बाद ये जो एक्टिनोमॉर्फिक होता है उसका मतलब होता है कि फ्लावर को हम 360 डिग्री के एंगल से कहीं से भी दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकें, जैसे कि रेडियल सिमेट्री होती है, वही यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक भी है। दूसरा आपका जो चाइना रोज होता है वो हाइपोगाइनस होता है, तो यहाँ पर देखिए आपका तीसरा ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। हाइपोगाइनस का मतलब होता है जब ओवरी ऊपर प्रेजेंट हो, किसके? एंथर के। इसी को, इस टाइप की ओवरी को हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर ओवरी। तो यहाँ पर इन दो पॉइंट से हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सेकंड वाला करेक्ट होगा। इसके बाद जो एस्टिवेशन होता है वो होता है ट्विस्टेड, तो ये तीनों चीज़ें करेक्ट हैं किसके लिए? चाइना रोज के फ्लावर के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है? द गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल, आपका ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका मेजर रोल यानी कि उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो क्या होता है। यहाँ आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? पहला है इन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स, दूसरा है इन ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी, तीसरा है इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, चौथा है एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेल्स। आपका जो समय है वो स्टार्ट होता है, 15 सेकंड दिया जा रहा है यहाँ पर आपको आंसर करने के लिए। तो आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मेजर रोल क्या है, मेजर फंक्शन क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? कमेंट करके बताइए क्या होगा आंसर आपका। चलिए टाइम हुआ अब, पर आप सबसे पहले देखिए पहला जो काम है वो क्या है?
इन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड। तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। वैसे हम 3 ऑप्शन और पढ़ते हैं। पहला है, मतलब दूसरा है, इन ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी। ये तो आपका किसका काम हो गया, क्लोरोप्लास्ट का, तो ये ऑप्शन गलत। उसके बाद है इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सेल के अंदर ये काम किसका है, लाइसोसोम का। फिर उसके बाद एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनल्स, ये वाला काम किसका है, एटीपी एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका पहला आंसर जो है या पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मोल्ट ऑफ कॉकरोच निम्फ। आपका क्वेश्चन क्या है, जो कॉकरोच का निम्फ होता है यानी कि जो बच्चा होता है उसमें लास्ट मोल्टिंग में क्या चीज़ें देखने मिलती हैं। आपका पहला ऑप्शन है लेबियम डेवलप्स, दूसरा है मैंडिबल्स बिकम हार्डर, तीसरा है एनल सेंसरी डेवलप, चौथा है बोथ फॉर विंग्स विथ हाइंड विंग्स डेवलप। तो यहाँ पर आपके 15 सेकंड स्टार्ट होते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होता है लास्ट मोल्टिंग ऑफ कॉकरोच निम्फ में, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, क्या होगा आंसर आपका। चलिए 3 सेकंड बचे हैं, चलिए टाइम हो गया आपका। आप तो लास्ट मोल्टिंग ऑफ कॉकरोच निम्फ क्या होता है, इसमें जो दोनों आपके विंग्स होते हैं, फोर विंग्स और हाइंड विंग्स, ये दोनों डेवलप होते हैं, ये सबसे आखिर में होता है, ठीक है, निम्फ में, किसके, कॉकरोच के निम्फ में, यानी कि कॉकरोच के बच्चे में। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या बोल रहा है, आइसोगैमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स इज फाउंड इन। पहला ऑप्शन है आपका फ्यूकस, दूसरा क्लेमाइडोमोनास, तीसरा स्पायरोगायरा, चौथा वॉलवॉक्स। क्वेश्चन आपका छोटा है, इजी है, इसलिए आपको 10 सेकंड दिए जा रहे हैं। बताइए ऐसे गैमेट्स जो कि आइसोगेमस भी हों और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हों, किस में मिलते हैं। चलिए आपका टाइम हो गया, अब आपका आंसर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर ये जो दोनों कंडीशन हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगी, आपके स्पायरोगायरा में। स्पायरोगायरा के जो गैमीट होते हैं वो आइसोगेमस होते हैं, यानी कि दिखने में एक जैसे होंगे, और इसमें फ्लैजिला भी एब्सेंट होगा, यानी कि नॉन फ्लैजिलेट होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है आपके लिए, सेलेक्ट द आंसर विच करेक्टली मैचेस द एंडोक्राइन ग्लैंड विथ द हार्मोन इट सिक्रीट्स एंड द फंक्शन और डेफिशिएंसी सिम्टम्स। मतलब आपको नीचे जो इमेज दी हुई है इसमें 3 कॉलम दिए हुए हैं, यानी कि एक टेबल दी हुई है जिसमें 3 कॉलम है। पहले में है एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम, दूसरा है उस ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन, और तीसरा है उसके फंक्शन या डेफिशिएंसी सिम्टम्स। आपको तीनों को मैच करना है और जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो बताना है। चलिए आपके लिए 15 सेकंड का समय है, जल्दी से देखिए और बताइए क्या होगा आपका आंसर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या होगा। चलिए आपका टाइम हुआ अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कॉर्पस ल्यूटियम और उससे निकलने वाला हार्मोन बता रहा है टेस्टोस्टेरोन, तो ये यहाँ पर आपका हो गया गलत, हो गया ये वाला ऑप्शन। दूसरा है एंटीरियर पिट्यूटरी और जिससे निकल रहा है हार्मोन ऑक्सीटोसिन, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन नहीं निकलता, वो निकलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। फिर है थर्ड ऑप्शन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, ये भी गलत हो गया, ये निकलता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब बचा फोर्थ ऑप्शन, तो यही करेक्ट होगा। तो क्या है, थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, और लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्ट इन गोइटर। मतलब ये जो सिम्टम है ये भी सही है, हार्मोन भी सही है और ग्लैंड का नाम भी सही है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17, किसका किसका सही था बताइए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18, क्या है क्वेश्चन, द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर वाइट इन कंट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पर जो आपके रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होते हैं उसकी कॉलोनी वाइट कंट्रास्ट में होती है, वहीं आपके जो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होते हैं उनका जो कलर हो जाता है वो ब्लू हो जाता है। तो आपके लिए जो ऑप्शन लिखे हुए हैं नीचे उनको हम पढ़ते हैं एक एक कर।
पहला ऑप्शन है इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। दूसरा है आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तीसरा है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज इन नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। चौथा है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। तो आपका आंसर क्या होगा? आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है, क्योंकि ये इसके ऑप्शन बड़े हैं, क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए ज़्यादा समय दिया जा रहा है। अच्छे से सोचिए और अपना आंसर बताइए क्या होगा। पहला होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा, चौथा होगा, जो भी होगा आपका आंसर उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, आपका टाइम हो गया ख़त्म। यहाँ पर आपका आंसर होगा आंसर नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का ये आपका क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट है, 2 या 3 बार एग्ज़ाम में आ चुका है। चलिए, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 19? मोनोसियस प्लांट ऑफ कारा सोर्स अकरेंस ऑफ, मतलब जो कारा का मोनोसियस प्लांट होता है उसमें क्या मिलता है? पहला ऑप्शन है आपका अपर ऊगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट। दूसरा है एंथ्रीडियोफोर एंड आर्केगोनियोफोर ऑन द सेम प्लांट। तीसरा है स्टेमेन एंड कार्पेल ऑन द सेम प्लांट। चौथा है अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर ऊगोनियम ऑन द सेम प्लांट। चलिए, अब आपको दिया जा रहा है 15 सेकंड का समय, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कारा के लिए। कारा यहाँ पे दे रहा है आपका मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस का मतलब क्या होता है बताइए। चलिए, पहले तो आंसर बताइए। तो टाइम हो गया ख़त्म। देखिए, आपका यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट है, अपर ऊगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट। मोनोसियस का मतलब ही तो ये होता है ना, ठीक है। बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो आपके इनकरेक्ट हैं। चलिए, आज का हमारा जो क्विज़ है उसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी इज़, मतलब जो क्लिस्टोगेमी है उसके एडवांटेजेस क्या हैं। चलिए, क्वेश्चन का जो साइज़ है वो है एवरेज, तो आपको यहाँ पर दिया जाता है 15 सेकंड का समय। आंसर बताइए क्या होगा। विविपेरी होगा, हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगा, मोर विगोरस ऑफस्प्रिंग होगा, या नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स होगा। बताइए, टाइम आपका होने वाला है ख़त्म। चलिए, आपका टाइम हो गया ख़त्म। आंसर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको क्लिस्टोगेमी पता होना चाहिए क्या होगा। तो जो क्लिस्टोगेमी है उसका मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन, और ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो किस में होगा? परमानेंट क्लोज्ड फ्लावर्स में होगा। परमानेंट क्लोज फ्लावर्स मतलब कि जो फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होते, उनमें क्लिस्टोगेमी मिलेगी। अब देखिए, पहला ऑप्शन क्या मैच कर रहा है? विविपेरी प्लांट के हिसाब से तो विविपेरी का बहुत बड़ा रोल नहीं है, तो इसको हम कट कर देंगे। दूसरा है आपका हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी। देखिए, यहाँ पर आपको क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो वेरिएबिलिटी तो आएगी ही नहीं। फिर है आपका मोर विगोरस ऑफस्प्रिंग, मतलब कि जो ऑफस्प्रिंग है वो ज़्यादा अच्छी होंगी, ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। उसके बाद है आपका नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स, तो जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका हो सकता था, पर जब देखिए यहाँ पर हमने बताया भी कि परमानेंट क्लोज्ड फ्लावर्स में होता है, तो वहाँ पर जब फ्लावर क्लोज्ड होगा और एंथर और जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो दोनों पास पास होंगे, तो आपको पॉलिनेटर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही नहीं। मतलब आपका जो आंसर करेक्ट है या ऑप्शन करेक्ट है वो है फोर्थ नंबर, नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स। आज का हमारा ये क्विज़ ख़त्म होता है 20 क्वेश्चन में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही थे, और ये भी बताइएगा कि आपको ये हमारी सीरीज़ कैसी लगी। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम है। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो यदि पसंद आया है तो उसको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप लोग यदि इंस्टाग्राम पर भी हैं तो हमारे पेज को आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहीं आप ट्विटर में भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।